आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय 5 जो कि एनसीईआरटी का विज्ञान है। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। दिया गया है कॉर्क की पतली काट से अवलोकन और रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक का, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। यह सन 1665 ईस्वी में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका कहा। याद रखना है किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। यह है कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। क्या नाम है? अर्थ है इसका छोटा कमरा। यह उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह इस प्रकार, सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। दिया है सजीव किससे बने होते हैं। हम लोग देखेंगे कि सजीव किससे बने होते हैं। दिया है शिल्प से ढक दो। हम लोग यहाँ पे चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। क्रियाकलाप दिया है प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। दिया है चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? यह एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इन छोटे टुकड़ों को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधे हो। यह एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। यह है अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन की डालो और इसे कवर स्लिप से ढक दो। यह कवर स्लिप की सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। यह है अपने अध्यापक से सहायता ले। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। दिया है अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा इसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखें। दिया है आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? यह चित्र 5.2 में दिया गया है। यह चित्र आप जो देख रहे हैं 5.2 में दिया गया है। दिया है अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? दिया है ये संरचनाएं क्या है? दिया है ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। दिया है ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप में हमें पता चला कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। यह प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है।
ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, यह सल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। यह इन संरचनाओं की कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। आवर्धन लेंस का खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकती है। यह इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यह इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने वाले विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह इसके कुछ उदाहरण है जैसे फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर के अपनी ही जैसी संरचनाएं बनाती है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। आइए, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। उसने कोशिका को कर्क की पतली काट से अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता पूछता है कि जीवित कोशिका का खोज, तो ल्यूवेनहॉक ने। यह रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। यह जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में जानकारी दी। तो याद रखना है कि जीवित कोशिका का पता ल्यूवेनहॉक ने लगाया। रॉबर्ट ब्राउन जो है यह केंद्रक का पता लगाएंगे। पुरकिंजे यह जीव द्रव का नाम देंगे। स्लीडेन स्वान यह कोशिका सिद्धांत देंगे। क्या देंगे? कोशिका सिद्धांत। यह इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूल इकाई हैं। क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। यह विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। अब हम लोग आएंगे यह कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। यह कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। यह और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। यह प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। यह एक जीवित कोशिका में ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन इत्यादि। यह इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं।
यह प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन इत्यादि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। यह बड़ा रोचक है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। यह बड़ा रोचक है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। तो याद रखना है कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका। अब देख सकते हैं इसे। अब ये कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, जैसे प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव। यह कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाकलाप इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें। यह है प्लाज्मा झिल्ली तथा अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यह जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। यह कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका में पदार्थ की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। इसके बाद यह कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण। देखेंगे फिर से। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो विसरण। याद रखना है। यह हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। हमने देखा है कि पदार्थों की जो गति होती है उच्च सांद्रता से किधर? निम्न सांद्रता की ओर होती है। यह कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, यह कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। यह कोशिका से बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आ जाता है। यह उसी प्रकार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका द्वारा बाह्य पर्यावरण से में गैस के आदान प्रदान से विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखना है कि कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण से गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण, तो किसके द्वारा होगा? तो विसरण के द्वारा। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण ही प्रभावित होती है। यह इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। यह यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक विलयन में रखें
तो क्या होगा। दिया है 3 घटकों में से एक घटना हो सकती है। आइए एक में दिया क्या दिया हुआ है सो देखेंगे हम। दिया हुआ है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली की दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। यह इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। सेकेंड नंबर देखेंगे, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिससे ब्राहा जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता से ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। यह जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरणी दाबी विलयन कहते हैं। यह है पुनः जल कोशिका झिल्ली की दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसीलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो यह जो क्रियाकलाप दिया गया है इसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय अलवणीय जलीय पौधे तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो याद रखना है कि अधिकांशतः पादप कोशिकाएं जो होती है क्या होगी, अधिकांशतः जो आपकी पादप कोशिकाएं होंगी वह परासरण द्वारा क्या करेगी, जल ग्रहण करेगी। क्या करेगी, जल ग्रहण करेगी। यह पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो परासरण का। किसका, तो याद रखना है कि परासरण का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जो है क्या है, विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। दिया है इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिया है प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कौन, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होगी, तो लिपिड तथा प्रोटीन की। यह प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यह कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अब कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। यह पादप कोशिकाओं में
प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी? तो सेल्यूलोज की। याद रखना है कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। यह सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधे की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि पौधे में मजबूती प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में प्रसरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सतही आंतरिक पदार्थ संकुचन हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप के द्वारा देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। तो याद रखना है कि जीवित कोशिकाओं में ही प्रसरण की क्रिया होगी, न कि मृत कोशिकाओं में। यह कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। यह ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। यह कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। ऐसी भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। अब आए पढ़ेंगे हम लोग केंद्रक के बारे में। देखेंगे केंद्रक क्या है। दिया है आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अवस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इन झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। यह है जब हमने आयोडीन की घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? यह कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। यह कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रानिन अथवा मिथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। यह हमने प्याज की कोशिका को देखा। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें। यह केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव के विषय में हम अनुभव 5.24 में पढ़ेंगे। दिया है केंद्रक में क्रोमोसोम होता है जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं, या क्या दिखाई पड़ते हैं? छड़ाकार, यानी कि छड़ के आकार का। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अणुओं के रूप में अगली संतान में जाते हैं। तो क्या? तो क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण की जो सूचना होती है वह माता पिता के डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। यह क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम। तो याद रखना है कि क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन के। यह डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण व संगठन की भी आवश्यकताएं सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो याद रखना है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं?
तो जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? याद रखिएगा कि जीन कहेंगे। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होते हैं। यह क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। यह कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। यह बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ये अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र के केवल क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, प्रो आदि अर्थात पूर्व, कैरियोटिक यानी कि कैरियोन यानी कि केंद्रक। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। तो याद रखते हैं कि जिन जीवों की कोशिकाओं में क्या होगी? केंद्रक झिल्ली होगी, उन्हें यूकैरियोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। जिनमें नहीं होगी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। याद रखिए। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव अंगक होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। यह ऐसे अंगकों के अकेले कार्य की कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। किसमें होगा? प्लास्टिड। तो याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल किसमें होगा? तो प्लास्टिड में होगा। किसमें होगा? प्लास्टिड में। सॉरी, एक मिनट, इसे हम लोग इरेज करते हैं भैया। तो याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होगा। किसमें होगा? प्लास्टिड में। ठीक है। और उसके बाद में क्या? यूकैरियोटिक। अब आएंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका में होता है जबकि यूकैरियोटिक में। ठीक है। चलिए अब देखेंगे कोशिका द्रव के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव के बारे में। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। दिया है इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। दिया है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है जिसे बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं। यह जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। यह प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। देखिए याद रखना है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। चलिए दिया है कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होती जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। यह झिल्ली की
सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसीलिए इसमें जीवन की गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो इसका आकार छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। इसमें क्रोमोसोम 1 होता है, 1 से इसमें क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग कोशिका अंगक। अब कोशिका अंगक क्या है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। दिया है प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। दिया है बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं में, जिनमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती है, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। यह है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। दिया है इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं या अंगक का उपयोग करती है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। दिया है इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अब देखेंगे अंतःद्रवी जालिका, ईआर। ठीक है, दिया है कि अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नालिका अथवा गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के स्वरूप होती है। अंतःद्रवी जालिका का 2 प्रकार के होते हैं। यह खुरदरी अंतःद्रवी जालिका, जिसको हम लोग RER कहते हैं, तथा चिकनी अंतःद्रवी जालिका SER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा तथा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिकाओं झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवत जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूप में दिखाई देते हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। दिया है इस प्रकार ER एक कार्य कोशिकीय द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्र अथवा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतु, जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, के अध्ययन की कोशिकाओं में SER विष अथवा दवा को निराविष्करण करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आएगा आपका गोल्जी उपकरण। दिया है कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। यह है इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यह ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। यह कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। यह गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, यह बहुत अच्छा लाइन है कि गोल्जी उपकरण के द्वारा किसको बनाया जाता है? तो लाइसोसोम को। किसको बनाया जाता है? लाइसोसोम को। किसके द्वारा? तो गोल्जी उपकरण के द्वारा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम है क्या। दिया है संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरे हुई संरचना है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। यह RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो RER। ठीक है। अब RER के बारे में आप लोग अभी देख चुके हैं कि RER क्या है। तो RER खुरदरी अंतःद्रवी जालिका है। चलिए, दिया है लाइसोसोम कोशिकाओं का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करने में कोशिकाओं को साफ करते हैं। यह कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले आते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जिससे जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। यह कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा है। क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। ऊर्जा शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए ATP के संचित ऊर्जा का उपयोग करती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि इनमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब देखेंगे हम लोग प्लास्टिड के बारे में। यह प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। किसमें होगा? तो प्लास्टिड केवल आपको पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। किसमें? इसको इरेज करते हैं।
केवल पादप कोशिकाओं में। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लास्टिड होता है तथा ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत तथा रंगीन प्लास्टिड होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है, किसमें, तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। यह क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसे स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। यह प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। देखेंगे हम लोग रसधानी। यह रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैली है। जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है। यह कुछ पौधे की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। यह पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। यह पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसदानी में स्थिर होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। यह एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसदानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। यह कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसे उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीव की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। अब आएंगे कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग देखेंगे। यह जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिसमें पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक होता बनाते हैं। यह नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। यह सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होते हैं उन्हें समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसमें मृत कोशिकाओं भी कह सकते हैं, विभाजन होकर दो समरूप संतति कोशिका बनाते हैं। जिसे संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की समान होती है। यह जीवों में वृद्धि ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। यह जंतुओं और पौधे के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकीय विभाजन होकर युग्मक बनाती है जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। एक अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होता है तो इससे दो की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है। नई कोशिकाओं की मृत कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी होती है? तो यह देख सकते हैं क्यों आधी होती है। चलिए, ऐसे 9th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।